क्या होगा अगर किसी को अचानक ये पता चले कि बैंक का जो रिकवरी एजेंट फोन पर बुरी तरह से चिल्ला रहा है, उसके पास कानूनी तौर पर किसी को छूने तक का या सरेआम अपमानित करने का कोई अधिकार ही नहीं है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सच है जो कम ही लोग जानते हैं। हाँ, और फिर भी मतलब हर महीने हजारों लोग इन अनजान कॉल्स के डर से अपनी रातों की नींद खो देते हैं। हर महीने की एक तय तारीख होती है और उस तारीख के आसपास एक अजीब सी घबराहट शुरू हो जाती है कि कहीं इस बार ईएमआई बाउंस ना हो जाए। सही बात है। ये एक ऐसा डर है जो कर्ज से ज्यादा भारी लगने लगता है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम बैंकिंग प्रणाली के इसी सबसे डरावने हिस्से यानी लोन रिकवरी सिस्टम के असली मैकेनिज्म को डिकोड करने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि जब कोई ईएमआई मिस हो जाती है तो बैंक के सर्वर से लेकर रिकवरी एजेंट के फोन कॉल तक पर्दे के पीछे असल में क्या गणित चल रहा होता है। देखिए, ये विषय बहुत अहम है क्योंकि हमारे समाज में ना एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। कैसी गलत फहमी? लोगों को लगता है कि बैंक से कर्ज लेना और उसे न चुका पाना कोई बहुत बड़ा अपराध है। मतलब जैसे इसके लिए तुरंत जेल हो सकती है। अरे हाँ, ये डर तो बहुत आम है। बिल्कुल। लोग अक्सर कर्ज के बोझ से नहीं टूटते बल्कि इस रिकवरी सिस्टम के डर से टूट जाते हैं। और ये डर सिर्फ इसलिए काम करता है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों को बैंकिंग सिस्टम के अंदरूनी नियमों की कोई जानकारी नहीं होती। हाँ, जानकारी का अभाव। जी, जब ये नहीं पता होता कि कानूनी तौर पर आगे क्या होने वाला है, तो कोई भी रिकवरी एजेंट का अनजान कॉल एक बहुत बड़ा खतरा लगने लगता है। हमारा आज का मकसद इसी पूरी प्रक्रिया को समझना है। ये देखना है कि बैंक का सिस्टम काम कैसे करता है ताकि ये डर हमेशा के लिए खत्म हो सके। तो चलिए इसे बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। मान लीजिए किसी की ईएमआई की तारीख 5 तारीख थी। हाँ। और खाते में पैसे नहीं थे। ठीक है। ईएमआई बाउंस हो गई। अब ऐसा तो नहीं है कि अगले ही दिन सुबह पुलिस या रिकवरी वाले दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे, है ना? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वही, बैंकिंग नियमों के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया का एक तय टाइमलाइन होता है। जब पहली ईएमआई मिस होती है तो बैंक तुरंत कोई आक्रामक कदम नहीं उठाता। शुरुआत में सिर्फ एसएमएस आते हैं या फिर वो ऑटोमेटेड कॉल्स आते हैं। लेकिन जब ये सिलसिला रुकता नहीं है तो एक समय आता है जब बैंक उस लोन को एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर देता है। हाँ, एनपीए। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझनी है, ये एनपीए का ठप्पा रातों रात तो नहीं लगता। इसका असल में क्या पैमाना है और बैंक एनपीए शब्द से इतना घबराते क्यों हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये रातों रात बिल्कुल नहीं होता। बैंकिंग सिस्टम में एक 90 दिन का नियम होता है। अच्छा, 90 दिन? हाँ, जब कोई व्यक्ति पहली बार ईएमआई मिस करता है तो उसे स्पेशल मेंशन अकाउंट या एसएमए की कैटेगरी में डाला जाता है। ओके। मतलब 1 से 30 दिन तक डिफॉल्ट होने पर वो खाता एसएमए 0 कहलाता है। 31 से 60 दिन तक वो एसएमए 1 बन जाता है। और 61 से 90 दिन तक एसएमए 2 रहता है। इन 90 दिनों तक बैंक सिर्फ याद दिलाने का काम करता है। लेकिन क्या? लेकिन जैसे ही 90 दिन पूरे होते हैं और कोई पैसा नहीं आता, तब जाकर उस खाते को एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित किया जाता है। अच्छा, तो 3 महीने का बफर होता है। बिल्कुल। अब बैंक इससे घबराते क्यों हैं? इसे ऐसे समझना चाहिए कि बैंक का मुख्य काम है पैसे को घुमाना और उस पर ब्याज कमाना। हाँ, वही तो उनका बिजनेस है। जी, जो कर्ज बैंक ने दिया है वो बैंक के लिए एक एसेट या संपत्ति है। जब उस संपत्ति से ब्याज आना बंद हो जाता है तो वो नॉन परफॉर्मिंग हो जाती है। मतलब वो संपत्ति काम नहीं कर रही है। एकदम सही। और रिजर्व बैंक के नियम बहुत सख्त हैं। जैसे ही कोई लोन एनपीए बनता है, बैंक को उस संभावित नुकसान की भरपाई के लिए अपने मुनाफे में से कुछ हिस्सा अलग रखना पड़ता है। ओह, अच्छा, तो इसका मतलब है कि ग्राहक की ईएमआई ना आने की वजह से बैंक की अपनी बैलेंस शीट और मुनाफा सीधे तौर पर प्रभावित होने लगता है। बिल्कुल प्रभावित होता है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं तो ये 90 दिन का पीरियड ना ट्रैफिक सिग्नल की पीली बत्ती की तरह है। सही कहा। पीली बत्ती तक केवल चेतावनी मिल रही है कि रुकने का समय आ रहा है, लेकिन 90 दिन पूरे होते ही बत्ती लाल हो जाती है और लाल बत्ती होते ही बैंक अपना पैनिक बटन दबा देता है। बहुत सटीक एनालॉजी है, क्योंकि जैसे ही प्रोविजनिंग का दबाव बैंक पे पड़ता है, बैंक की वित्तीय सेहत खराब दिखने लगती है। शेयर बाजार में भी असर पड़ता होगा? अरे बिल्कुल, शेयर बाजार में बैंक के शेयर गिर सकते हैं।
इसलिए लाल बत्ती जलती बैंक का पूरा सिस्टम उस पैसे को किसी भी तरह वापस खींचने के लिए सक्रिय हो जाता है। और यहीं से उस प्रक्रिया की शुरुआत होती है जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, रिकवरी कॉल्स। हाँ, रिकवरी कॉल्स। बैंकिंग नियमों को अगर हम गहराई से देखें तो बैंक को अपने पैसे वापस मांगने का पूरा अधिकार है। वे पेमेंट याद दिला सकते हैं, लीगल नोटिस भेज सकते हैं। जी। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिकवरी को लेकर बहुत ही स्पष्ट गाइडलाइंस हैं। नियमों के मुताबिक कोई भी रिकवरी एजेंट फोन पर गाली गलौच नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। वे किसी को शारीरिक या मानसिक तौर पर धमकी नहीं दे सकते। किसी के पड़ोसियों या दफ्तर में जाकर उसे सरेआम अपमानित नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि कॉल करने का समय भी तय है। मतलब सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही कॉल की जा सकती है। सही बात है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। हम आए दिन खबरें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं जहां एजेंट्स इन नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे होते हैं। ये वीडियोस तो वायरल होते रहते हैं। वही तो, अगर आरबीआई के नियम इतने सख्त हैं तो ये उत्पीड़न रुकता क्यों नहीं है? क्या ये बैंक का ही कोई गुप्त तरीका है या ये एजेंट्स खुद अपनी मनमानी करते हैं? यह समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, कागजों पर कोई भी बैंक इस तरह के उत्पीड़न का समर्थन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा करने पर आरबीआई बैंक का लाइसेंस तक रद्द कर सकता है। लेकिन पर्दे के पीछे का खेल कुछ और है। अच्छा, वो क्या है? होता यह है कि जब लोन एनपीए हो जाता है तो बैंक अपनी इन हाउस रिकवरी टीम से हार मानकर इस काम को बाहरी थर्ड पार्टी एजेंसियों या एसेट रिकवरी कंपनियों को आउटसोर्स कर देते हैं। ओके, मतलब ठेके पर दे देते हैं। जी, और इन एजेंसियों का पूरा बिजनेस मॉडल ही कमीशन पर टिका होता है। अच्छा, तो उन्हें रिकवर किए गए पैसे का कुछ प्रतिशत मिलता है? बिल्कुल मिलता है। इन एजेंसियों के कर्मचारियों को एक बहुत ही छोटा बेस वेतन मिलता है, लेकिन उनका असली पैसा इंसेंटिव या कमीशन से आता है, जो कि काफी ज्यादा होता होगा। बहुत ज्यादा। कई बार तो ये रिकवर की गई रकम का 10 से 30% तक हो सकता है। उनके सिर पर हर महीने के भारी भरकम टारगेट्स होते हैं। बाप रे, 30%! हाँ, तो यहाँ मनोविज्ञान कैसे काम करता है? इन एजेंट्स को पता है कि कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी है। ऐसे में डर उनके लिए सबसे तेज और असरदार हथियार बन जाता है। वे खौफ का इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी पैसे निकलवाना चाहते हैं। मतलब डराओ और पैसे निकालो। बिल्कुल। लेकिन इसमें कैच है। ये एजेंट्स सबसे ज्यादा उन लोगों को निशाना बनाते हैं जिन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती। अच्छा। हाँ, जब उन्हें लगता है कि सामने वाले इंसान को आरबीआई की गाइडलाइंस का पता है, वो कॉल रिकॉर्ड कर रहा है और बैंकिंग लोकपाल में शिकायत करने की बात कर रहा है, तो उनका रवैया तुरंत बदल जाता है। ये तो पूरी तरह से जानकारी के अभाव का फायदा उठाने वाली बात हो गई। मतलब अगर किसी को अपने कानूनी अधिकार पता है तो वो एजेंट के लिए एक मुश्किल टारगेट बन जाता है। जी। और एजेंट किसी आसान शिकार की तरफ मुड़ जाता है। एकदम सही समझा आपने। ये पूरा रिकवरी सिस्टम खौफ पर नहीं बल्कि डर के मनोविज्ञान पर काम करता है। जब किसी को पता होता है कि कोई भी थर्ड पार्टी एजेंट बिना बैंक के आधिकारिक आई कार्ड और ऑथराइजेशन लेटर के घर नहीं आ सकता, तो वो एजेंट को घर के बाहर ही रोक सकता है। जानकारी ही इस उत्पीड़न के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल है। चलिए अब इस पूरी कहानी के एक और अहम पहलू पर आते हैं। रिकवरी एजेंट्स किस हद तक जा सकते हैं, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि लोन किस प्रकार का है। बिल्कुल। मोटे तौर पर 2 तरह के लोन होते हैं, एक सिक्योर्ड और दूसरा अनसिक्योर्ड। हाँ। सिक्योर्ड लोन जैसे होम लोन या कार लोन में बैंक के पास एक कोलैटरल या गिरवी रखी हुई संपत्ति होती है। अगर कोई पैसे नहीं दे पाता तो सफसी एक्ट जैसे कानूनों के तहत बैंक एक तय प्रक्रिया के बाद उस घर या गाड़ी को जब्त करके नीलाम कर सकता है। सही है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। पूछिए। पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड जैसे अनसिक्योर्ड लोन में तो बैंक के पास गिरवी रखने के लिए कुछ होता ही नहीं है। नहीं होता। तो फिर बैंक ऐसे लोन देते ही क्यों हैं? और अगर कोई पैसा ना दे तो बैंक असल में कर क्या सकता है? देखिए, ये बैंकिंग जगत का एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। बैंक अनसिक्योर्ड लोन इसलिए देते हैं क्योंकि इसमें ब्याज दरें बहुत ज्यादा होती हैं। अच्छा, ज्यादा कमाई? हाँ, अक्सर 15 से 26 या 36% तक। सिक्योर्ड लोन की तुलना में इसमें बैंक का मार्जिन बहुत बड़ा होता है। इस भारी मुनाफे के लालच में बैंक ये रिस्क लेते हैं। रिस्क और रिवॉर्ड। बिल्कुल। अब सवाल आता है कि जब गिरवी कुछ नहीं है तो बैंक रिकवरी कैसे करेगा? हाँ, वही तो। यहीं पर क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर का खौफनाक गणित काम आता है। सिक्योर्ड लोन में संपत्ति का जाना एक सीधा भौतिक नुकसान है जो आंखों के सामने होता है। जी।
लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में बैंक किसी की साख को खत्म कर देता है। साख को खत्म कर देता है। इसे थोड़ा और टेक्निकल रूप से समझते हैं। ये सिबिल स्कोर गिरना असल में कितना खतरनाक है? ओके। जब कोई अनसिक्योर्ड लोन में डिफॉल्ट करता है तो बैंक क्रेडिट ब्यूरो को इसकी रिपोर्ट करता है। ये रिपोर्ट सीधे पैन कार्ड पर दर्ज हो जाती है। बाप रे। इसके बाद देश का कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान उस व्यक्ति को भविष्य में 1 रुपया भी उधार नहीं देगा। इंसान वित्तीय रूप से पूरी तरह पंगु हो जाता है। मतलब सारे रास्ते बंद। सारे रास्ते। भविष्य में अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन चाहिए हो या कोई छोटा बिजनेस शुरू करना हो, सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। क्योंकि सिस्टम को लगता है कि ये इंसान भरोसेमंद नहीं है। बिल्कुल। एल्गोरिदम ये देखता है कि इस व्यक्ति ने पहले भरोसा तोड़ा है, इसलिए इसे हाई रिस्क कैटेगरी में डाल दिया जाता है। बैंक अनसिक्योर्ड लोन्स में रिकवरी के लिए बहुत ज्यादा आक्रामक इसलिए भी होते हैं क्योंकि उनके पास बेचने के लिए कोई संपत्ति नहीं होती। उनकी एकमात्र ताकत यही अदृश्य वित्तीय रास्ते बंद करने का डर होता है। ये तो वाकई डरावना है। और जब साख खराब होने का ये डर भी काम नहीं करता, तब जाकर बैंक कानूनी रास्ता अपनाते हैं या फिर सेटलमेंट का लालच देते हैं। हाँ, सेटलमेंट। अक्सर देखा गया है कि लीगल नोटिस का नाम सुनते ही एक बड़ा हव्वा खड़ा हो जाता है। समाज में ये माना जाता है कि नोटिस मिलते ही पुलिस आएगी और सीधे जेल में डाल देगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नहीं, ये भारतीय बैंकिंग में फैला सबसे बड़ा भ्रम है। अच्छा। देखिए, कर्ज चुकाने में असमर्थ होना कोई आपराधिक मामला या क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। ये एक दीवानी या सिविल मामला है। ओके, सिविल डिस्प्यूट है। जी। लीगल नोटिस मिलने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि बैंक कानूनी प्रक्रिया के तहत अपने दस्तावेज तैयार कर रहा है और कोर्ट के माध्यम से पैसा वापस मांग रहा है। कोई भी पुलिस ऐसे मामलों में किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। मतलब पुलिस का कोई रोल नहीं है इसमें? सामान्य तौर पर बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर किसी ने फर्जी दस्तावेज देकर लोन लिया है तो वो धोखाधड़ी का क्रिमिनल केस बनता है। वो तो फिर फ्रॉड हो गया। बिल्कुल। या फिर अगर किसी ने सिक्योरिटी के तौर पर कोई चेक दिया था और वो बाउंस हो गया है तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के सेक्शन 138 के तहत मुकदमा चलता है, जिसमें सजा का प्रावधान है। अच्छा, चेक बाउंस होने पर पंगा हो सकता है। हाँ, लेकिन एक सामान्य ईएमआई बाउंस होने पर सीधे जेल जाने वाली बात महज एक डराने वाली अफवाह है। ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है उन लोगों के लिए जो जानकारी न होने की वजह से खौफ में जीते हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं सेटलमेंट की। कई बार बैंक खुद सामने से ऑफर देता है कि अगर 5 लाख का लोन है तो आप 3 लाख दे दीजिए और खाता बंद कर लेते हैं। हाँ, ऐसा होता है। सुनने में तो ये किसी जादुई छड़ी जैसा लगता है कि चलो कम पैसे देके पीछा छूटा, लेकिन इसके पीछे की कड़वी सच्चाई क्या है? सच कहूं तो सेटलमेंट सुनने में जितना अच्छा लगता है, असल में ये एक बहुत बड़ा वित्तीय जाल है। जाल? वो कैसे? अगर हम इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझें तो बैंक कभी भी नुकसान नहीं उठाना चाहता। जाहिर सी बात है। जब कोई सेटलमेंट के लिए तैयार होता है तो बैंक वो कम किया हुआ पैसा ले तो लेता है, लेकिन उसके बाद वो सिविल या क्रेडिट ब्यूरो को ये नहीं बताता कि खाता क्लोज्ड हो गया है। तो क्या बताता है? वो रिपोर्ट करता है कि खाता सेटल्ड हुआ है। क्लोज्ड और सेटल्ड, इन दोनों में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। एक सामान्य रूप से बंद किए गए खाते का मतलब है कि ग्राहक ने सारा पैसा ब्याज समेत लौटा दिया, लेकिन सेटल्ड का मतलब है कि बैंक को अपने मूलधन का कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ा, यानी बैंक को नुकसान हुआ। अच्छा, तो सिस्टम में ये दर्ज हो जाता है कि आपने बैंक का नुकसान करवाया है। बिल्कुल। अगर हम इसे एक एनालॉजी से समझें तो ये एक तरह का फाइनेंशियल क्वारंटीन है। फाइनेंशियल क्वारंटीन? हाँ, ये सेटल्ड का ठप्पा पैन कार्ड पर अगले 7 सालों तक एक संक्रामक बीमारी की तरह चिपका रहता है। बाप रे, 7 साल? जी। एल्गोरिदम इसे इस तरह पढ़ता है कि इस व्यक्ति की वजह से एक बैंक को नुकसान हुआ है, इसलिए इसे भविष्य में बाकी बैंकों से अलग थलग कर देना चाहिए। कोई नया बैंक रिस्क नहीं लेगा? एकदम। कोई भी नया बैंक इस क्वारंटाइन वाले प्रोफाइल को देखकर तुरंत लोन रिजेक्ट कर देता है। इसलिए सेटलमेंट कोई क्लीन क्लोजर नहीं है, ये मजबूरी का आखिरी रास्ता होना चाहिए, पहला नहीं। तो अब तक हमने ये समझा कि एनपीए कैसे बनता है, एजेंट्स कमीशन के लिए कैसे डराते हैं, क्रेडिट स्कोर कैसे काम करता है और सेटलमेंट के छुपे हुए नुकसान क्या है। हाँ। अब इन सभी जटिल प्रक्रियाओं को एक वास्तविक जीवन की स्थिति में रखकर देखते हैं। चलिए। मान लीजिए एक व्यक्ति का 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन चल रहा है। अचानक कोई बड़ी क्राइसिस आती है, जैसे उसकी नौकरी चली जाती है या कोई गंभीर मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, जो कि आजकल बहुत आम है। हाँ बिल्कुल। आय का साधन पूरी तरह बंद हो जाता है,
नतीजा ये होता है कि लगातार 3 ईएमआई मिस हो जाती हैं और खाता एनपीए की कगार पर पहुंच जाता है। कॉल्स आना शुरू हो गए हैं, पेनल्टी जुड़ रही है और सिबिल तेजी से नीचे गिर रहा है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान मानसिक रूप से पूरी तरह टूट सकता है। बिल्कुल टूट जाता है। ऐसी स्थिति में बचाव का क्या तरीका है? किसी को व्यावहारिक तौर पे प्रैक्टिकली क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, जब ऐसी स्थिति आती है तो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो डर के मारे फोन उठाना बंद कर देते हैं। हाँ, इग्नोर करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि समस्या को नजरअंदाज करने से वो खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सबसे कारगर तरीका है अर्ली कम्युनिकेशन। मतलब शुरुआत में ही बातचीत करना। जी। लेकिन बैंक से बात करके क्या फायदा? वो तो पैसे ही मांगेंगे ना। यहीं पे रिस्ट्रक्चरिंग का गणित काम आता है। अच्छा। जब किसी की नौकरी चली जाती है तो उसे तुरंत बैंक के ब्रांच मैनेजर से मिलना चाहिए। बैंक कोई दुश्मन नहीं है, उसे सिर्फ अपना पैसा सुरक्षित चाहिए। बैंक में 2 तरह के डिफॉल्टर होते हैं। एक विलफुल डिफॉल्टर, जो जानबूझकर पैसा नहीं देता, जैसे बड़े बड़े घोटालेबाज। हाँ बिल्कुल। और दूसरा सर्कमस्टेंशियल डिफॉल्टर, जो हालात का मारा है। जब कोई खुद जाकर स्थिति स्पष्ट करता है तो बैंक उसे रीस्ट्रक्चरिंग का विकल्प दे सकता है। तो इस रीस्ट्रक्चरिंग में असल में क्या किया जाता है? रीस्ट्रक्चरिंग के तहत बैंक लोन की अवधि बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए अगर 5 लाख के लोन पर 3 साल के लिए हर महीने 15,000 की ईएमआई जा रही है, तो बैंक इसे बढ़ाकर 5 साल कर सकता है, जिससे ईएमआई घटकर 9,000 हो जाए। ओहो, मतलब बोझ थोड़ा कम हो गया। जी। या फिर बैंक कुछ महीनों का मॉरेटोरियम दे सकता है। मोरेटोरियम का मतलब? मोरेटोरियम का मतलब है कि बैंक अगले 3 से 6 महीने तक ईएमआई नहीं मांगेगा, ताकि व्यक्ति को दूसरी नौकरी ढूंढने का समय मिल सके। ये तो बहुत बड़ी राहत है। हाँ, इस दौरान बकाया रकम पर ब्याज जुड़ता रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि खाता एनपीए घोषित नहीं होता। और क्रेडिट स्कोर भी बच जाता है। बिल्कुल, क्रेडिट स्कोर तबाह होने से बच जाता है। इसके साथ ही ये बहुत जरूरी है कि बैंक से होने वाली सारी बातचीत, सारी सूचनाएं ईमेल के जरिए लिखित रूप में हों। ये लिखित रूप में रखने की बात बहुत महत्वपूर्ण लगती है। इसका क्या कानूनी फायदा होता है? बहुत बड़ा फायदा होता है। कल को अगर रिकवरी एजेंट कोई बदतमीजी करता है या बैंक अदालत का दरवाजा खटखटाता है, तो वे सारे ईमेल एक एक पक्के सबूत का काम करते हैं। अच्छा, वो कोर्ट में दिखा सकते हैं। जी। इससे साबित होता है कि व्यक्ति की नीयत साफ थी, उसने कोई धोखाधड़ी नहीं की और उसने खुद आगे बढ़कर समाधान निकालने की कोशिश की थी। अगर बैंक नियमों का उल्लंघन करता है तो इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर कोई भी नागरिक बैंकिंग लोकपाल में बैंक के खिलाफ सीधी शिकायत दर्ज करा सकता है, जो कि रिजर्व बैंक की एक संस्था है। राइट। एकदम सही। रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र संस्था है जो ग्राहकों की सुनती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छिपा लेने से तूफान नहीं टलता। तूफान का सामना करने के लिए आंखें खोलकर जानकारी जुटानी पड़ती है। बिल्कुल। अगर हम इस पूरी चर्चा का सारांश निकालें तो कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं। जी बताइए। पहली ये कि लोन लेना कोई अपराध नहीं है, लेकिन लोन एग्रीमेंट एक बहुत ही गंभीर कानूनी दस्तावेज है जिस पर हम हस्ताक्षर करते हैं। सही कहा। दूसरी बात यह है कि ये पूरा का पूरा रिकवरी सिस्टम किसी खौफ, गुंडागर्दी या मनमानी पर नहीं, बल्कि एक स्थापित लिखित कानूनी प्रक्रिया पर काम करता है। डर सिर्फ वहीं तक काम करता है जहां तक जानकारी की कमी होती है। 100% सच। और इसी जगह पर वित्तीय साक्षरता या फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व समझ में आता है। वित्तीय साक्षरता केवल ये जानने तक सीमित नहीं है कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है या शेयर बाजार कैसे काम करता है। तो फिर असली साक्षरता क्या है? सच्ची वित्तीय साक्षरता ये भी है कि बुरे वक्त में अपने अधिकारों का इस्तेमाल कैसे करना है, एक मजबूत सिस्टम के सामने खुद को कैसे बचाना है। बिल्कुल। ये जानकारी हर उस व्यक्ति के लिए एक ढाल है जिसने जिंदगी में कभी भी कोई उधार लिया है या जो भविष्य में लेने की योजना बना रहा है। जब जानकारी होती है तो कोई भी समस्या मैनेजेबल या संभालने योग्य बन जाती है। ये एक बहुत ही अहम बात है। सही जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। और इसी के साथ हम इस चर्चा के अंत में पहुंच गए हैं। जी। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है। क्या? हमने आज देखा कि कैसे ये पूरी रिकवरी इंडस्ट्री, थर्ड पार्टी एजेंट्स का कमीशन और टारगेट्स सब कुछ डर के मनोविज्ञान पर टिका है। तो कल्पना की जा सकती है कि हमारी कितनी वित्तीय परेशानियां, कितनी मानसिक प्रताड़नाएं सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमें अपने ही कानूनी अधिकारों की कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। जरा सोचकर देखिए,
एक ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जहां हर कर्ज लेने वाले को अपने अधिकारों का, रिजर्व बैंक के नियमों का और बैंकिंग लोकपाल के पावर का उतना ही गहरा ज्ञान हो जितना इन रिकवरी एजेंट्स को सिस्टम के लूप होल्स का होता है। क्या तब भी ये सिस्टम ऐसे ही धमकियों पर काम कर पाएगा, या फिर डर की जगह एक सम्मानजनक पारदर्शी बातचीत ले लेगी? अंततः असली ताकत किसी अनजान नंबर से आने वाले कॉल से डरने में नहीं है, बल्कि ये जानने में है कि एक आम नागरिक के अधिकार क्या है और उन अधिकारों का इस्तेमाल कब और कैसे करना है।